अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। क्वेश्चन 1 कहा था कंप्लीट करने को और क्वेश्चन नंबर 2 दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी को एक काम मिला था, 4 मशीनें हैं जो इंस्टॉल करनी थी और ये 4 मशीनें 4 इंजीनियर्स को दे दी। और पहले पैराग्राफ लास्ट सेंटेंस, स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट दिस जॉब वाज 50 आवर्स। ये चारों मशीन्स के लिए टोटल है या एक एक इंजीनियर को ये काम किया है? कैसे पता चल रहा है? दी स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट दिस जॉब वाज 50 आवर्स, फुल स्टॉप। इसमें कहाँ ईच इंजीनियर है? लेकिन यही तो पूछ रहा हूँ, ये कैसे पता? अच्छा चलें, जिद करते हैं तो मान लेते हैं। जो लास्ट में टेबल दिया हुआ है उससे आइडिया हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि टोटल 50 घंटे, ऐसा हो सकता था। हर इंजीनियर को 12.5 पे होते, ऐसा हो सकता था। देखें, अगर एक कस्टमर ने 4 AC इंस्टॉल करवाने और उसको कहा जा रहा है कि जी 2 घंटे दे दें बस, आप काम हो जाएगा, तो उसको 2 घंटे पर AC नहीं कह रहे, तो कह रहे 2 घंटे में काम हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता था कि ईच इंजीनियर 12.5 होते, हो सकता था। लेकिन आपको सवाल के आखिरी टेबल से पता चल रहा है कि हर इंजीनियर के लिए 50-50 घंटे। अच्छा, इसमें एक तो ये कि जो कल तक बोनस निकाल रहे थे उसमें जो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स थे वो पूरे किए होते थे, उनमें एक्स्ट्रा काम किया होता था। यहाँ तो काम ही एक है, एक्स्ट्रा काम कैसे होगा? और अगर वो काम जल्दी कर लेगा तो उसको तो पैसे पर आवर मिल रहे हैं, तो उसको तो फिर कम पैसे मिलेंगे। तो दूसरे पैराग्राफ का दूसरा सेंटेंस, द मिनिमम अमाउंट द कंपनी पेज इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर, यानी हर इंजीनियर को 50 घंटे के पैसे तो पूरे मिलेंगे। ये दूसरे पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस से पता चल रहा है कि हर इंजीनियर को पूरे 50 घंटे के पैसे मिलेंगे। काम जल्दी कर देगा तो जल्दी कर दे, पैसे पूरे 50 घंटे के मिलेंगे। जिन्होंने भी ये सवाल किया है, पहले 2 पैराग्राफ्स की अंग्रेजी में कोई भी परेशानी है तो पूछें। जी, सारी जॉब्स तो नहीं 50 घंटे की होती होंगी ना। जॉब टू जॉब बेसिस का मतलब है जो कस्टमर से जॉब मिली है, जॉब जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय की जॉब, जो कस्टमर से हमें एक ऑर्डर मिला है वो एक जॉब है। बिजनेस एक जॉब कर रहा है कस्टमर के लिए, तो नहीं, जैसे जैसे जितना जितना काम मिलता है, हाँ चलें ऐसे कह लें कि उसको कोई तनख्वाह पे नहीं रखा हुआ, जितने काम उसको करवाया जाएगा उतने पैसे मिलेंगे। तो हम वर्कर्स ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। इस चैप्टर के शुरू में ये बात हुई थी कि हम मंथली सैलरी नहीं कैलकुलेट कर रहे, यहाँ पर हैं ही वो वर्कर्स जिनको पैसे उनके काम के मिल रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ, कल जो बोनस परसेंटेज कैलकुलेट हो रही थी वो मैंने सवाल में दी हुई थी। जैसे एक सवाल में 60% था, एक में 80% था। अब ये 3 तरह के हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे राइट कॉलम में ये TSB क्या है, वो ऊपर डिफाइन किया हुआ है, वो ऊपर ही बताया टाइम सेविंग बोनस। तो अगर वो सिर्फ इतना भी कह देता कि बोनस का रेट 10% है, तो भी हम कैलकुलेट कैसे कर रहे होते? 10% बेसिक रेट का लेते इनटू टाइम सेव्ड करते। तो यही उसने पूरी अंग्रेजी में लिख दिया कि 10% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू अर्ली रेट। तो तब भी कैलकुलेट ऐसे ही करना था। कल वाले सवालों से ये डिफरेंट इस तरह से है कि कल मैंने बोनस का एक ही रेट बताया था, अब 3 तरह के हैं। देखना पड़ेगा कि इंजीनियर कौन से वाले के लिए क्वालिफाई कर रहा है। उसके लिए उन्होंने बोल्ड करके एक फार्मूला लिख दिया, परसेंटेजेस ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड। यानी एक इंजीनियर को 50 घंटे अलाउड है और उसने 41 में काम कर लिया, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड 18%।
अच्छा, कुछ ऑनलाइन के बच्चों के सवालों से मुझे आइडिया हुआ था, जब हमने किसी रेशो की परसेंटेज बनानी होती है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 9/50 का आंसर 18 नहीं है, उसका आंसर तो 0.18 है। परसेंटेज में चीज लानी है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आएगा। और अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो बचपन की एक बात वो भी बताता हूँ। ये 9/50 का आंसर, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पता है तो ठीक है, 0.18 है। अब इसको मैं कैसे 18 बना दूं? इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी। अगर हमने कुछ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस करना हो तो इक्वेशन की बोथ साइड पे करना पड़ता है, या इस साइड पे ना भी करें तो ये कट रहा है, ये चीज क्या बन गई? 18% मतलब 18%, तो ये 18% इस तरह से बनता है। पता है तो ठीक है, शाबाश। तो जो पहला इंजीनियर है उसकी रेशो 18% है, तो वो इनमें से दूसरे वाले में फॉल कर रही है, तो उसको 20% बोनस मिलेगा। इसी तरह से बाकी दोनों का भी कैलकुलेट होगा, क्योंकि चौथे वाले ने तो कोई टाइम सेव नहीं किया। अच्छा, यही बात थी इसमें समझाने वाली। पॉइंट 1 से रिलेटेड, रिक्वायरमेंट का 1, रिक्वायरमेंट 2 नहीं, मैंने कहा भी ये जो सवाल का लास्ट पैराग्राफ है रिक्वायरमेंट 2 से रिलेटेड है। रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व की है अगर, और उसमें कुछ पूछना है तो पूछें। एक अलग अलग कर लें है जी। पॉइंट नंबर 1, ये जो मिडवे सर्विसेज कंपनी है, इसको कस्टमर से 4 मशीनें इंस्टॉल करने का काम मिला है। कितने पैसे तय हुए इसके लिए? पता नहीं बताए, तो वो चाहिए भी नहीं थे क्योंकि वर्कर्स की कैलकुलेशंस करनी थी। लेकिन लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कस्टमर ने कहा है कि, और कस्टमर कंपनी को कह रहा है, कस्टमर का ताल्लुक इंजीनियर से नहीं है, कस्टमर ने तो कंपनी को काम देना है, वो तो कंपनी ने आगे इंजीनियर हायर करना है। तो कस्टमर को काम इन दोनों के दरमियान एग्री हो रहा है, वो तो इसने अपने इंजीनियर से काम करवाना है, ये इंजीनियर इससे डायरेक्ट नहीं है, तो इसके वर्कर्स हैं। इनका आपस में तय हुआ कि जितना टाइम बच जाएगा पर आवर 150 रुपए बोनस मिलेगा। कौन किसको बोनस देगा? तो कंपनी के लिए ये एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू है। और कंपनी कितना टाइम बचाएगी? जितना ये टाइम बचा रहे हैं। तो तीनों ने मिला के कितना टाइम बचाया? अब कंपनी कस्टमर से कहेगी कि हमने आपके देखे 27 घंटे बचा दिए हैं, तो आप हमें 150 के हिसाब से बोनस दे दें। कितना? ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल रेवेन्यू है, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो है ही है, ये एडिशनल है। लेकिन कंपनी को अगर टाइम बचाने का कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो टाइम बचाने का एक्स्ट्रा इनको भी देना पड़ेगा। और रिक्वायरमेंट 2 की वर्डिंग है नेट एडिशनल। तो बात जब एडिशनल की हो रही है और नेट, तो हमें कितना बोनस मिल रहा है और इसके लिए वर्कर्स को कितना बोनस दे रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट 2। तो जिसने भी किया है, नहीं किया वो कर लेगा कभी ना कभी। पूछना है इसमें मजीद कुछ तो पूछा देख। अच्छा, क्यों करना पड़ता? ये जो सवाल आप करते हैं होमवर्क में, ये होमवर्क करना होता है, और होमवर्क करना ये नहीं होता कि सवाल पढ़ा, हाँ पर ठीक है ऐसे ही करना था। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं करना होता। सवाल आपने करना होता है सॉल्व। अच्छा, सवाल सॉल्व करने के लिए आपने सवाल करना शुरू कर दिया। अभी सवाल करना शुरू किया था तो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे शुरू करना है। अच्छा ठीक है, हिंट ले लिया, फिर करना शुरू किया, फिर दरमियान में के रुक गए, फिर अगला हिंट लिया, ये नहीं किया आपने सवाल। और अगर आप इसको सवाल करना समझ रहे हैं, इससे आप नहीं सीखेंगे, क्योंकि आपको जहां मुश्किल पड़ रही है आप फौरन सोल्यूशन की हेल्प ले रहे हैं, तो आप दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर, दिमाग पे जोर ही नहीं डाल रहे। तो इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए आपने खुद सवाल करना है, सोल्यूशन देखने की बजाय। हाँ, आप अपने लेक्चर नोट्स खोल लें, ठीक है, टेस्ट थोड़ी है, लेक्चर नोट्स खोलें,
उससे मिलता जुलता कोई और सवाल किया था, बेशक वो भी देख लें, इसका सोल्यूशन नहीं देखना। जब आप कंप्लीट कर लें उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। इस तरह सीखेंगे। अगर आप हर मुश्किल पे फंस के आप पीछे सोल्यूशन देखना शुरू कर देंगे तो फिर आप नहीं पेपर में बैठ के सवाल कर सकते। फिर अपना पेपर भी जब दे देंगे तो सोल्यूशन का इंतजार करेंगे रिजल्ट आने के बाद। तो आप होमवर्क किया करें तो बेटा पूरा सवाल जैसा तैसा हो, गलत हो जाएगा ना, होता रहे गलत। रजिस्टर के 4-5 पेजेस लग जाएंगे, कुछ चलो 10 पेजेस लग जाएंगे तो लग जाए, 6 महीने बच जाएंगे। तो आप सवाल पूरा सॉल्व किया करें। अच्छा, अब अगर आप क्योंकि लर्निंग स्टेज में हैं और आपको लगता है कि सवाल हम पूरा खुद ही ट्राई करते हैं, कंप्लीट करने के बाद सोल्यूशन देखते हैं और पता लगता है कि इसमें से 60-70% ठीक था, बाकी गलत था, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो गलत था आप हर अगले सवाल में फिर वही के वही है, ये मसला है। अगर वो गलतियां आप बेहतर करते चले जा रहे हैं, जिस चैप्टर का पहला सवाल किया था उसी तरह के सवाल तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सवाल करने तक आप वहीं के वहीं हैं, फिर आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट हो रही है तो बिल्कुल ठीक है। और ये सारी तैयारी आपकी, अगर आप काउंट करें ना, अगर एक अच्छे स्टूडेंट की बात करो, क्लास में पढ़ा जो घर जाके पढ़ेगा, क्लास में पढ़ा हुआ था घर जाके दोबारा किया, एक रिवीजन हो गई। होमवर्क दिया हुआ था उससे मिलता जुलता सवाल था, वो होमवर्क किया, वो कॉन्सेप्ट 2 दफा रिवाइज हो गया। अगले दिन मैंने जब सवाल आप लोगों से डिस्कस किया, किसी स्टूडेंट के सवाल थे वो मैंने जवाब दिए, तकरीबन आधा पौना सही, लेकिन तीसरी दफा ये चीज रिवाइज हो गई। फिर आप लोगों ने वीकली टेस्ट देना था, उस वीकली टेस्ट के लिए आपने फिर से वो चैप्टर तैयार किया, चौथी रिवीजन हो गई। और टेस्ट देते हुए 5वें रिवीजन में, क्योंकि आप सारा टॉपिक फिर से दिमाग में रिकॉल कर रहे हैं, फिर टेस्ट दे रहे हैं, फिर आपके असेसमेंट, मिड टर्म, 6, 7, 8 दफा ये रिवीजन हो रही है। फिर फाइनली फरवरी में बैठ के आप तैयारी कर रहे होंगे, फिर फरवरी का पूरा कोर्स कवर करने के बाद मार्च में एग्जाम वीक में फिर आप दोबारा रिवीजन कर रहे होंगे। ये मल्टीपल रिवीजन करते करते जो पहली दफा सवाल करते हुए 60-70% ठीक कर रहे थे, ये 80, 90, 95 तक चला गया होगा। ये ऐसे इंप्रूवमेंट आनी है। लेकिन ये तब होगा अगर आप सोल्यूशन देखे बगैर खुद सवाल करते होंगे। अगर शुरू में ही सोल्यूशन देख लेते हैं फिर आप कमजोर ही रहेंगे। छोटा बच्चा है, आपको अपना तो खैर नहीं याद होगा, लेकिन अगर कोई छोटा बहन भाई भांजा भतीजा आपने देखा है तो बच्चों के लिए ना एक वॉकर होता है। अब बच्चे को उसमें बिठा देते हैं तो बच्चे के पांव जमीन पे लग रहे हैं, अब उसमें दौड़ भाग रहा है। अगर सारी जिंदगी उसको इसी में फिराते रहेंगे वो नहीं चल सकता कभी भी। वो चलेगा, खड़ा होगा, फिर गिर जाएगा, फिर बैट पकड़ के चलेगा, दीवार पकड़ के चलेगा, फिर कहीं जाके वो चलना सीखेगा। तो आपने अगर शुरू से सारे सवाल ही सोल्यूशन देख देख के किए हैं तो फिर नहीं सीखेंगे। अगर खुद कर रहे हैं बेहतरी होती जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बोनस प्रोडक्शन में कैसी क्वालिटी थी उसका इनाम है, बेसिक वेजेस और ओवर टाइम, घड़ी के मुताबिक जितने घंटे काम किया उसकी कीमत है। मैंने आपको ओवर टाइम कैलकुलेट करने के 2 तरीके बताए थे, दोनों में से जो मर्जी एक कर लें सही है। जैसे इसी की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन 1 था, एम है, चलें, जो एम्प्लॉय एम था, कितने घंटे लगाए इसने? नहीं, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप पूरे के पूरे 65 के ऊपर 80 मल्टीप्लाई कर लें, कितना? 50। और ओवर टाइम प्रीमियम कैलकुलेट करें। 20 में से पहले 5 घंटे पे प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा 80 का 40%, 608। चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए और चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लें कि बेसिक 45 पे 80 लगा दें, 3600। और ओवर टाइम प्रीमियम का वर्ड यूज मत करें, बस ओवर टाइम है, ओवर टाइम वेजेस कहना है तो कह दें। इन 5 घंटों पे 112 का रेट लगेगा, 560। 15 घंटों पे 128 का रेट लगेगा, 1920। ये दोनों तरीके ठीक हैं।
ये दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों में से आप जो मर्जी फॉलो कर लें। बेसिक वेज और ओवर टाइम घड़ी के मुताबिक जो घंटे लगाए हैं उनकी कीमत है। अगर किसी एम्प्लॉय ने दिन में 11 घंटे काम किया है और उस दिन का ऑफिशियल टाइम 8 घंटे था, तो इस 8 घंटे का रेट और है और इस 3 घंटे का रेट और है ये 11 घंटों की कीमत, रेट अलग अलग है। इसको बेसिक कह लेते हैं, इसको ओवर टाइम कह देते हैं, क्योंकि ये उसके लगाए हुए टाइम की कीमत है। बोनस कैलकुलेट करते हुए इस ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। बोनस कैलकुलेशन का ताल्लुक है कि जितनी भी देर काम किया वो काम कितना एफिशिएंटली किया, तो उसने 11 घंटे काम किया, तो इसलिए जितनी देर भी काम किया उसके मुताबिक बोनस मिलता है। और बोनस चूंकि मिल रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो आर्स भी वो यूज करने चाहिए जो उसके प्रोडक्शन वाले आर्स हैं। अब जो इनडायरेक्ट काम कर रहा था, काम तो नौकरी तो यही कर रहा था ना, तो ये पैसे उसके मिलेंगे, यानी ये पैसे पूरे 60 घंटों के मिलेंगे, लेकिन बोनस कैलकुलेशन 40 घंटों के हिसाब से होगी। लीड आए हो, मैं पिछले 15 मिनट से क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन 2 ही तो डिस्कस कर रहा था। हाँ? मैं भी 15 मिनट से क्वेश्चन 2 ही डिस्कस कर रहा था, तो सुना नहीं है, समझ नहीं आई। अच्छा चले पूछे, आपने पूछा। अच्छा चलो बताए, पूछे। वो कस्टमर ने कंपनी को 150 रुपए देने हैं। पॉइंट नंबर 1 में कंपनी और इंजीनियर्स का जो आपस में ताल्लुक है वो डिस्कस हो रहा है। कंपनी इंजीनियर्स को 100 रुपए पर आर पे करती है और बोनस 10% ऑफ बेसिक रेट देना है, 20% ऑफ बेसिक रेट देना है, 30% ऑफ बेसिक रेट देना है। इस 150 रुपए का इंजीनियर से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों ताल्लुक नहीं है? इन एडिशन टू द एग्रीड अमाउंट द कस्टमर हैज एग्रीड टू पे द कंपनी। इंजीनियर्स कहां है इसमें? ये कस्टमर कंपनी को 150 रुपए पर आर देने की बात कर रहा है, तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एडिशनल रेवेन्यू हटा दिया। तो वो एडिशनल रेवेन्यू है जो मैंने यहाँ 150 इंटू 27 लिखा हुआ था। पॉइंट 1 में पूछा हुआ था इंजीनियर्स को कितने पैसे देने, तो इंजीनियर्स का ताल्लुक इस 150 रुपए से नहीं है। इंजीनियर की कहानी तो सारी ऊपर लिखी हुई है। नहीं हुआ यार, नहीं क्लियर। नहीं ना, इसीलिए कह रहा हूँ नहीं हुआ। 41 पे क्यों बेसिक रेट होगा? तो उसमें ओवर टाइम किधर है यार? ये बाकी लोग भी सुने, मैं जब कुछ सवाल डिस्कस कर लेता हूं, नहीं समझ आया होता तो दोबारा पूछ लिया करें। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है, पहले पैराग्राफ का तीसरा सेंटेंस। क्या मतलब है इस बात का? सॉरी, दूसरे पैराग्राफ का दूसरा सेंटेंस। दूसरे पैराग्राफ का दूसरा सेंटेंस, दूसरा पैराग्राफ, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू पे इट्स इंजीनियर ऑन जॉब टू जॉब बेसिस। फुल खत्म हो गया। दूसरा सेंटेंस इसके बाद वाला है, द मिनिमम अमाउंट द कंपनी पेज इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स। इसका क्या मतलब है कि हर इंजीनियर को 50 घंटे के पैसे देने ही देने हैं, तो 41 इंटू 100 नहीं करना है। इंजीनियर ए को वेजेस अदर देन बोनस कितनी मिलेंगी? 50 घंटे इंटू 100, 41 नहीं 50। और क्योंकि ये 9 घंटे बचाएगा तो इसको 9 घंटों पे बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा? ये चूंकि दूसरे वाले स्लैब में फॉल कर रहा था तो इसको मिलेगा 20 रुपए।
ठीक है, जी कितना? ये है एक इंजीनियर के पैसे, इसी तरह बाकी 3 के कैलकुलेट होना है। और क्वेश्चन 1 में कोई भी जरा सी भी परेशानी कंफ्यूजन है, आप इस वजह से शर्माते मत रह जाया करें कि पूरी क्लास जो है वो आपकी वजह से लेट हो गई, वरना तो सबने चांद पे पहुंच जाना था। आप ही क्लास को ड्रैग कर रहे हैं, आप पूछा करें। किया है पक्की बात? टू क्वेश्चन 2 किया ही नहीं। क्वेश्चन 2 किया, पूछना है कुछ? नहीं किया। आपने किया वो दीवार है? किया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 डन, क्लोज, बस। क्वेश्चन 1 में अभी भी किसी ने पूछना है कुछ तो पूछें जी। दोबारा बोलिए। जी जी, यूनिट्स कंपेयर कर रहे थे। हाँ, ये तो आर्स वाला नहीं तरीका ठीक लगा। आर्स वाले से इख्तलाफ है, वैसी एक्स्ट्रा बाद में क्लास एंड। इंडिविजुअल बोनस बस काफी है। इंडिविजुअल बोनस का एक सवाल, 1.5 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, 1.5 सवाल होमवर्क, 1.5 इंडिविजुअल बोनस। एक आधा इंडिविजुअल बोनस का है और एक जो है वो ग्रुप बोनस का है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, ये जो लेबर के नोट्स हैं इनमें से क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। एक ये होमवर्क है आधा यानी, और एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4। लेबर के नोट्स में से क्वेश्चन 5A और क्वेश्चन नंबर 4। फाइव ए और क्वेश्चन 4। ग्रुप बोनस प्लान्स। ग्रुप बोनस प्लान की मिसाल ऐसे है कि जैसे इधर रख लो, कि जैसे मैन ऑफ द मैच अवार्ड और पूरी टीम जीतने वाले को इनाम। तो अगर कोई टूर्नामेंट जीत गए तो पूरी टीम को मिलेगा, चाहे वो सारा टूर्नामेंट बाहर बैठा रहो। और अगर मैन ऑफ द मैच है तो जो वो परफॉर्मेंस देगा उसको इनाम मिल जाएगा। इसी तरह से ना वर्कर्स के बारे में इंडिविजुअल बोनस प्लान से मुराद ये है कि क्राइटेरिया बना दिया कि जो इतना टाइम बचाएगा उसको इनाम मिलेगा। अब जो करता जाएगा उसको इनाम मिलेगा, ये इंडिविजुअल है। ग्रुप बोनस होता है जहां पर पूरी टीम को परफॉर्मेंस टारगेट दिया जा रहा होता है कि पूरी टीम अगर ये रिजल्ट अचीव कर देगी तो सबको इतने पैसे मिल जाएंगे। ये ग्रुप बोनस प्लान है। आपके हिसाब से
सेम कैलकुलेशन। फॉर्मेट्स भी, फॉर्मेट सर क्या, वर्किंग्स। जैसे अभी तक इंडिविजुअल में कर रहे थे सेम वैसे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर हम कैलकुलेशन एक वर्कर के लिए कर रहे थे, यहां पर पूरी टीम के लिए कर रहे होंगे। प्रोडक्शन पूरी टीम की टोटल, आर्स पूरी टीम के टोटल। बस होगा ये कि कैलकुलेशन फिर आप लोग पूरी परफॉर्मेंस लेके चल रहे होंगे, पूरे आवर्स, पूरी प्रोडक्शन। पहले बेसिक वेजेस जो है वो रेट इनटू 40 कर रहे होते थे, अब 240 कर रहे होंगे सारे वर्कर्स के मिला के। है जी जी। सवाल लिख लें इसके लिए। नोटेड? चले सवाल लिखे। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट 120, 120 पर आवर। बेसिक वेज रेट है 120 पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 जी नहीं, हफ्ता था छुट्टी है और उसके अलावा बस 8 आवर्स पर डे है वर्किंग आवर्स। जी 8 आवर्स पर डे वर्किंग आवर्स। जो ऑफिस के आवर्स हैं वो 8 घंटे रोज के। और स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट 0.5 आवर। दोबारा स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट 0.5 आवर है। कंपनी ऑपरेट्स 90% ग्रुप बोनस प्लान। 90% ग्रुप बोनस प्लान जी 90%। टीम मेंबर्स 6 हैं, 6 वर्कर्स। टीम में 6 लोग हैं। जी 6 वर्कर्स हैं टीम में। टोटल प्रोडक्शन ऑफ वर्कर्स in a week total production of workers in a week is as follows. डे 1 2 3 4 5 और प्रोडक्शन लिखें यूनिट्स 90 88 106 110 और 112। यूनिट्स दोबारा सुन लें 90 88 106 110 112। रिक्वायर्ड है आपसे, रिक्वायर्ड है जी टोटल
टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट और लेबर कॉस्ट पर आर। इफ bonus is calculated on part A वीकली प्रोडक्शन और बी डेली प्रोडक्शन, वही जो कल भी करते रहे, इतना करें 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 आप लोग करें। नहीं, हर बंदे का, हर इंडिविजुअल का, मतलब 6 लोगों को इकट्ठे 120 नहीं देना, हर एक का रेट है। हमने कैलकुलेशन करते हुए आवर्स और यूनिट्स टोटल लेने हैं, रेट तो हर इंडिविजुअल का एक अलग ही होगा। जी जी, प्रोडक्शन मैंने पूरी टीम की बताई है। यार कल यही तो कर रहे थे हम, टाइम सेव पे ही कर रहे थे। ये 90% बोनस प्लान का मतलब यही है कि बेसिक रेट का 90% बोनस का रेट है। कर लिया? पता नहीं, बनाया नहीं वहां अपने पास, पता नहीं, देखते हैं ना।
क्या करने के लिए? कल वाला लेक्चर देख के फैसला करो। पूरे वीक में 5 दिन और 8 घंटे के हिसाब से 40 घंटे, और लोग हैं 6 तो 240। टू डबल एट पूरी टीम ने मिला के कितने यूनिट्स बनाए? ये एक बंदे के आर्ट्स है, पूरी टीम के हैं, पूरी टीम के हैं, तो फिर ये पूरी टीम के हैं। ये 240 एक बंदे के आर्ट्स हैं, पूरी टीम की परफॉर्मेंस है, ये भी पूरी टीम के हैं, तो फिर सेविंग भी पूरी टीम की है।
और जब 13 से मल्टीप्लाई किया तो बोनस भी पूरी टीम का है। नहीं, ये एतराज है कि ये 13 को 6 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है? अरे रेट तो पर आर है ना, पर बंदा थोड़ी है। अच्छा 120 को क्यों नहीं किया? 120 पर आर रेट है, 240। अच्छा चले ये लें, एक बंदे ने पूरे हफ्ते में कितने घंटे काम किया? एक बंदे की वेजेस होगी, ये ले 6। अच्छा देखो, बाद में जो मल्टीप्लाई करना था तो वो आर्स पहले टोटल ले ली। ये टोटल टीम के आर्स हैं, तो फिर ये प्रोडक्शन भी टोटल टीम की दी हुई है। पूरी टीम ने मिलके इतने घंटों वाला काम इतने घंटे में कर दिया। जब ये पूरी टीम की टोटल परफॉर्मेंस है तो टाइम सेव भी तो पूरी टीम के टोटल ही है ना। इनको 108 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं इस पे 90% क्यों की है? अरे बेसिक ये है ना बेटा 120, ये तो बेसिक वेजेस पूरे आपने 90% ले लिया, बेसिक रेट का 90%। मैंने वीकली कहा था ना यार, पहले एक वीकली था, एक डेली बेस था। तो वीकली कर रहे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कहां से आ गए? लेबर कॉस्ट पर यूनिट पूछी थी। $59 और लेबर कॉस्ट पर आर पूछी थी। रेट्स जब भी हो ना कोई चीज पर आर पर यूनिट 2 डेसिमल तक रहा करें। कल मैंने क्या कहा था, मैं अपनी बात से फिर गया हूँ यार, मजाक कर रहा यार, अरे बोलना यार, मजाक कर रहा था। हाँ मैंने कहा था कि रेट जो है वो 2 डेसिमल तक रखा करें। शायद कोई ऐसी बात की थी कि अगर रेट ऑलरेडी हजारों में है, जैसे कोई एक आधे इन्वेंट्री के सवाल में था कि 7-7 हजार रेट आ रहा था, उसको बेशक 2 डेसिमल में ना जाए, लेकिन उसमें भी चले जाएं, फिर रेट 2 डेसिमल तक जाया करें। राउंडिंग ऑफ पूछना है कुछ क्या? बोनस प्रीमियम क्या होता है? वो ओवर टाइम होता है। हाँ जी, नहीं हाँ, घर जाके ना बोनस वाला टॉपिक कल परसों वाला रिवाइज करना। ये टाइम सेव्ड जो है 240 एक्चुअल आवर्स लगे हैं। स्टैंडर्ड आवर्स ये होते हैं कि जितना काम किया है वो कितने घंटे में किया होता, वो बस अब एक हवाई फिगर है। तो इन्होंने 240 घंटे काम करके 13 घंटे बचा लिए, तो इस 13 घंटे का बोनस मिल रहा है। ये कोई ओवर टाइम थोड़ी है कि प्रीमियम होगा। डेली बेसिस की कैलकुलेशन।
हर दिन की प्रोडक्शन इन 2.5 पहले 2 दिन 5 7 पूछे इसमें जो पूछना है। जी पूरी थी क्या किया जी, कैसे निकाल लिया? 1 घंटे कितनी थी ना? अच्छा 1 घंटे 2 मिनट बचे थे। अच्छा इसको डिवाइड कर दिया 60 आ गई 1 मिनट की। नहीं, सर आंसर सही आया। आंसर इसलिए सही आया क्योंकि हैं 240 घंटे ही, आप 240 घंटों को यूनिट्स बना रही हैं और इसलिए पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रही हैं, इसलिए फिगर ठीक आ रही है, वरना ये काम सही नहीं हो रहा। कहाँ? घंटे कम लग रहे हैं? 20 तो बात नहीं समझ आई आपकी। हाँ हाँ, क्यों कम लगा है? अच्छा ये बाकी लोग भी सुने ये चीज कुछ, ये जो 240 है ना, एक्चुअल आवर्स हैं, जितने घंटे एक्चुअली वर्कर्स ने काम किया है, असल में ये चीज एग्जिस्ट करती है। पर आवर 240, बेसिक वेजेस 240, असल आवर्स यही हैं, इन्हीं पे सारी कैलकुलेशन है। बोनस निकालने के लिए, टाइम सेव्ड के लिए एक हवाई फिगर निकाली थी, ये नहीं एग्जिस्ट करती है असल में। 253 कुछ नहीं है, असल में 240 ही है। अगर हमने असल में 40 दिन क्लासेस पढ़ी हैं तो असल में 40 दिन क्लासेस पढ़ी हैं। अब उन 40 दिन में अगर 2 महीने का कोर्स कवर कर लिया तो असल में तो 40 दिन क्लासेस पढ़ी हैं। तो जो 253 है ये असल में नहीं है, ये सिर्फ एक फिगर कैलकुलेट की गई है कि ये कितनी देर में ये काम होना चाहिए था। हमने कितनी देर का काम 240 घंटे में कर लिया। तो टाइम सेव्ड ज्यादा का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल टाइम कम है, ये 240 है। बताएं कितनी इंडिविजुअल की प्रोडक्शन कितनी है? इंडिविजुअल की प्रोडक्शन कितनी है नहीं पता ना, तो हम टीम की इसी कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब टीम की प्रोडक्शन है, अच्छा चले यूनिट्स को 6 से डिवाइड कर लिया, फिर ठीक है, सेम आंसर आएगा। नहीं तो आपने ऐसे किया है, आपने यूनिट्स को 6 से डिवाइड किया है, तो हो सकता है कहीं पर पूरे 6 से डिवाइड ना हो रहे हो, आपने उनको राउंड ऑफ किया हो, राउंडिंग ऑफ का फर्क आ गया हो। लेकिन 6 से क्यों डिवाइड किया है? अच्छा, लेकिन टोटल करके चलना है।
फर्क इसलिए आ रहा है कि जिन 2 दिनों में टाइम नहीं बचाया था उनको 0 मान लिया, उसमें 0 नहीं माना, उसमें सबको आपस में ऑफसेट किया तो बुरा काम अच्छे काम में ऑफसेट हो गया। जो अच्छे बच्चे हैं उनको ये कहा था कि जब तक एक टॉपिक चल रहा होता है रोज का रोज रिवाइज करके आया करें, और उस रोज में कल भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े करता हूं बोर्ड पे। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं। अगर हम डेली बेसिस पे अगर वीकली बेसिस पे है तो वो ऑटोमेटिकली मतलब परफॉर्मेंस सेट ऑफ इसमें पेनल्टी चार्ज और इसमें सेट ऑफ ये तो आगे डिपेंडिंग तो चलिए अपने करना क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, एक ऑप्शन ये है कि वीकली बेसिस पे कर लें। प्लास्टिक बॉटल्स बनाते हैं 100% वीकली बोनस प्लान। क्या मतलब 100%? जितना बेसिक रेट है वही बोनस का रेट है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 50 बॉटल है, और रोज के जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं वो मंडे से फ्राइडे 8 घंटे हैं और सैटरडे के 5 घंटे हैं, और टीम में है 20 लोग। ये जो टेबल में प्रोडक्शन दी हुई है रोज की, ये एक बंदे की है कि 20 लोगों की टोटल है? 20 लोगों की टोटल है। कैसे पता वैसे?
है? इतनी ज्यादा हैं बॉटल्स, तो जिन का बच्चा तो है नहीं, तो ये एक बंदे की इतनी नहीं बनती है प्रोडक्शन, क्योंकि 1 घंटे में 50 बॉटल्स बनानी है अगर, तो 8 घंटे में कितने को बना लेगा? तो ये पूरे 20 लोगों की प्रोडक्शन है। और बात ये चल रही है कंपनी के साथ बहस, वर्कर्स कहते हैं कि बोनस डेली बेसिस पे होना चाहिए, कंपनी कहती है वीकली बेसिस पे होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने आपसे कहा है कि इस चेंज का इम्पैक्ट बताएं। क्या मतलब इम्पैक्ट? कि दोनों से करके देखें फर्क क्या पड़ेगा। रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट ही है, हम जैसे लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट ही है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दें अंडर ईच ऑफ द 2 ऑप्शंस। कौन सी 2 ऑप्शंस? और अंग्रेजी में लिख दें कि इनमें फर्क क्यों आ रहा है। जी जी वही बेसिक वेजेस। कितने लोग हैं जी? एक बंदा पूरे वीक काम करेगा तो 5 दिन हो गए 8-8 घंटे वाले, और 1 दिन हो गया 5 घंटे वाला, 45, और 20 लोग हैं तो 900 घंटे। तो बेसिक वेजेस हो गई 900 घंटे इंटू 1। अच्छा, मैंने कल परसों भी कहा था ये जो बच्चे कैलकुलेशंस बताते हैं ना, जरूर बताया करें, लेकिन बाकी लोग मायूस हो गए ना बैठ जाया करें कि हम हार गए रेस में। कोई रेस नहीं है, सब लोगों को कैलकुलेशन करनी चाहिए, सबको पूरा टाइम मिलेगा 3.25 घंटे, तो आप लोग डिमोटिवेट ना हुआ करें और कैलकुलेशन छोड़ भी ना दिया करें। ये कोई कंबाइंड एफर्ट नहीं थी कि सवाल का जवाब मिल गया चलो शुक्र है पूरी टीम की एफर्ट हो गई। हर एक ने अपनी अपनी करनी है कैलकुलेशन। 135 पूरी टीम ने मिलकर कितने यूनिट्स बनाए हैं टोटल? स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आर हैं 50, तो डिवाइडेड बाय 50। यूनिट्स, और ये यूनिट्स पर बॉटल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड। जिन लोगों की कैलकुलेशन स्लो है और मैं अगर सवाल कंप्लीट करके अगले स्टेप पे चला जाता हूं तो मुझे रोक दिया करें, बेटा आप सब कैलकुलेशन किया करें, सारे लोग कैलकुलेट किया करें। और अगर कोई स्लो लर्नर है और उसको कोई पुराना पॉइंट भी पूछना है, अभी वाला, ये नहीं कि 4 दिन पुराना वाला पूछे, अभी वाला तो पूछ लिया करें, शर्माया ना करें। । 150 ही क्यों यूज कर लिया? क्योंकि 100% प्लान है। पूछा है लेबर कॉस्ट पर यूनिट। क्या होगा? थोड़ा सा स्लो हो जाओ। ये जो बॉटल्स दिए में, हाँ एक प्रोडक्शन है।
जितने यूनिट्स बनाए उनके लिए कितने आवर्स लगे और उनके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे? हैं तो दोनों फॉर एक्चुअल आउटपुट। इतनी देर में इतनी देर का काम कर लिया। क्या जी? जैसे कल से ऐसे ही कर रहा हूँ यार। नहीं अभी पूछ रहा, बाकियों का काम भी आ जाएगा जी। कल मैंने ऐसे ही किया था, तो मैंने कल दोनों काम किए थे। एक सवाल आप ये पूछ रहे हैं कि डिवाइड बाय 550 क्यों किया है? पूछो ना यार, बाकियों का काम आ सकता है, पूछो। हर एक हो सकता है बाकियों का भला हो जाए, इसलिए कह रहा हूं पूछो। जो है वो पूछो ना यार। आज मैं कल से एक ही जैसे कर रहा हूं सवाल। जी जी अभी रिजल्ट की डेट अनाउंस हुई है। वीकली डेली बेसिस पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन। अच्छा, अगर किसी को ये परेशानी हो रही है कि पहले डेली बेसिस पे डेज ऐसे लिख रहे थे, ये तो नहीं मसला। एक दिन में 8 घंटे और लोग हैं 20, तो 160। और हर दिन की प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 50। 150 है। अच्छा, कॉस्ट के पेपर में कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको अंग्रेजी लिखनी हो, जैसे इसमें कहा है गिव रीजंस। इसी तरह से एक चैप्टर पढ़ना है वेरिएंस, उसमें भी डिस्कशन पूछी जा सकती है कि इसमें फर्क किस वजह से आया, तो आपको अंग्रेजी लिखनी पड़ सकती है। अब आपकी अंग्रेजी कॉस्ट के पेपर में फंक्शनल इंग्लिश की तरह नहीं मार्क हो रही होगी। स्पेलिंग कोई मसला नहीं, ग्रामर कोई मसला नहीं, बस आपको खुद भी समझ आए क्या लिख रहे हैं और पेपर मार्क करने वाले को समझ आए, काफी है।
आप ऐसे कहते हैं लोगों का रिजल्ट है? नहीं नहीं, एफसी वाले भी है ना। ठीक, आपका अगले हफ्ते कल तो हुआ है ना, एक वीक बाद डिस्कस। वो तो कर लिया था मैंने, याद तो था अदर आइटम्स वाला जो बताया था। रिजल्ट बन चुका होगा अब तक, जो पास फेल है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और आप चलें, आपकी तकदीर में भी लिखा जा चुका है, तो फिर फायदा क्या दुआ करने का? दुआ तकदीर बदल देती है, दुआ तकदीर बदल देती है, हैं? दुआ होती है अल्लाह से मदद मांगना, और अल्लाह ताला को यकीनन पसंद है उससे मदद मांगी जाए। अल्लाह को इल्म यकीनन है कि आपका रिजल्ट क्या है, इसमें तो कुछ शक वाली बात नहीं, और दुनिया बनने से पहले ही इल्म है, क्योंकि अल्लाह ताला अलीम ज़ात है, और अल्लाह ताला की जो क्वालिटी है अलीम, इसका मतलब है कि अल्लाह के पास जो इल्म है वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, और ना ही वो कहीं से शुरू हुआ है, वो हमेशा से है। अच्छा, हम चूंकि खुद स्पेस और टाइम बाउंड मखलूक है ना, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई चीज़ हमेशा से कैसे हो सकती है, कोई चीज़ हमेशा से कैसे हो सकती है, क्योंकि हम खुद इस तरह के हैं जो हमेशा से नहीं है। हम इंसान हैं, हम अभी, हमारे लिए पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट एक मसला है, क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन है। हम अभी के अभी 2025 नहीं देख सकते कैसा होगा, ये हमारी लिमिटेशन है, अल्लाह ताला की लिमिटेशन नहीं है। जैसे अगर कोई यहाँ इस कमरे से बाहर खड़ा होगा तो उसकी लिमिटेशन है कि उसका जो विजन है वो सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर है, लेकिन जो ऊपर हेलीकॉप्टर में होगा उसको इस पूरे एरिया का विजन है। तो ये जो यहाँ पर खड़ा हुआ है उसकी लिमिटेशन है कि उसको नहीं पता फ्यूचर क्या है, अल्लाह को पता है। तो अल्लाह ताला को पहले ही पता है कि आपका रिजल्ट क्या है, और अल्लाह को ये भी पता है कि आपने रिजल्ट वाले दिन बेशक सुबह सुबह जो दुआ मांगी है जिस खलूस के साथ, वो अल्लाह को पहले पता है। तो कुछ बच्चे ये तासुर ले लेते हैं कि अब तो हो गया जो होना था, अब क्या फ़ायदा। और अल्लाह से दुआ मांगने का जो एक अच्छा सुन्नत तरीका है वो ये कि 2 नफल पढ़ें फिर दुआ मांगे। अब उसमें आपके दोस्त यार, इवन के घर वाले आपको ये ताना भी दे सकते हैं कि लो मतलबी इंसान, अब रिजल्ट आना है तो नमाज पढ़ रहे हो, रिजल्ट आना है तो दुआ मांग रहे हो, तो क्या भाई अल्लाह से मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह से ही मांगना था और कैसे मांगना था। तो इसलिए आप दुआ मांगे, खूब मांगे दुआ, लेकिन दुआ के बारे में ये चीज याद रख लें कि दुआ की कबूलियत का मतलब मन चाहा मिलना नहीं होता, और मायूसी जो है ना वो बहुत बुरी चीज है, वो मायूसी जो वो कुफर तक ले जाती है। तो आप दुआ मांगे, जरूर मांगे, लेकिन ये भी जरूर सोच के रखिएगा कि आपने अगर पेपर किया ही नहीं है अगर आप पेपर ही 10 नंबर का करके आए हैं और अब आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला पास हो जाए, दुआ जरूर करें, क्योंकि दुआ करने से आपका काम है मांगना, और दुआ का पूरा होना 2-3 शक्लें हो सकती हैं। या तो जो मांग रहे हैं वो मिल जाएगा, या उससे बेहतर कोई बाद में मिल जाएगा, या कोई बला टल जाएगी, और अगर ये सब नहीं हो रहा होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, और वो कैरी फॉरवर्ड होते 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 जब क़यामत का दिन आएगा तो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ होगा, अनआंसर्ड नहीं होगा। तो दुआ जरूर मांगे, और दुआ मांगने में खैर भी मांगा करें, और अगर मन चाहा रिजल्ट ना आए तो शिकायती मूड में नहीं चले जाना कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और इस तरह की नाशुक्री वाली बातें नहीं करनी।
अगर वो रिजल्ट ना आया जो आपको चाहिए तो मायूस नहीं होना, और इस पे ये सोचना है कि यकीनन कहीं ना कहीं कमी रहेगी। ये कहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ ही ऐसा होना था और फलाना तो निकम्मा था, उसको मैं पढ़ाता था वो पास हो गया, इस तरह की मायूसी वाली बातें नहीं करनी और दुआ मांगते रहना है। और इस दुआ की कबूलियत में ही वो जो आपने मंगल को मांगनी है, हो सकता है ये दुआ आपकी कबूल होनी है कबूलियत में ही आपका पेपर अच्छा हुआ हो, और ये ऐसे ही हुआ होगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि वो जादू से कोई नंबर चेंज हो जाएंगे, नहीं, आपकी दुआ मांग आप मंगल को रहे होंगे, लेकिन उसकी कबूलियत के अंदर ही आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। वो जो रास्ते में एक्सीडेंट होने वाला होगा वो नहीं हुआ होगा, वो जो दिन बीमारी पहुंचने वाली थी वो रुक गई होगी, वो जो पेपर पे बैठ के आपका दिमाग चल रहा था वो उसी वजह से चल रहा होगा, वो जो आपने अभी अभी शाम को चीज रिवाइज की थी वो वही रिवाइज हुई होगी जो पेपर में आई होगी। ये सारा कुछ उस दुआ की कबूलियत में ही पहले हो चुका होगा। तो इसलिए दुआ जरूर मांगिएगा, और अपने लिए भी, बाकियों के लिए भी, मेरे लिए भी है, मेरे शहर गोल्ड मेडल की भी, तो दुआ तो चलें ठीक है जी, आपके लिए भी, आप भी दुआ कर लें, दुआ कर लेते हैं। चलें जी, बुध को इंशाल्लाह खुश शक्लों के साथ